हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान और गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें भारत में विश्व का भूगोल चल रहा है, जिसमें भी हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। तो इसमें चैप्टर नंबर 26 की बात करेंगे, जो कि है भू संचलन एवं संबंधित आकृतियां, मतलब अर्थ मूवमेंट एंड रिलेटेड फॉर्म्स, राइट। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो गाइस, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप वहां मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, एक एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे तो पूरा हो जाए। देखिए समान परिचय क्या लिखा है। इसमें लिखा है पृथ्वी की सतह अस्थायी और क्या है परिवर्तनशील है, मतलब चेंज होती जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, विभिन्न स्थल स्वरूपों में परिवर्तन और नवीन स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, लेकिन इनके परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न होती है। मतलब इसने कहा कुछ ऐसे, देखिए पृथ्वी की सतह अस्थायी है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और उसमें कहा जो स्थल स्वरूप है, जो भी सपोज हमने कह दिया कि कहीं झील है, कहीं पहाड़ है, कुछ है, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, हमने ऐसा कह दिया। ये इनने कहा नया कुछ बनता रहता है, ठीक है। इसने लिखा है कुछ परिवर्तन इतने मंद, मतलब इतनी धीरे गति से होते हैं कि इन्हें आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन बहुत समय बाद आप देखेंगे, हजारों साल बाद, तो वहां कुछ बनता हुआ दिखेगा। जैसे समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, आपको दिखेगी नहीं। मृदा का निर्माण हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा है इतना धीरे धीरे कि हो रहा है, ठीक है। अब जबकि कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाते हैं, जैसे जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप आ रहा है, आप उसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। आप ज्वालामुखी देख सकते हैं, ठीक है। इससे कुछ भी निर्मित हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं, या कुछ खत्म हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखा है पृथ्वी की सतह के अस्थायित्व। अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या है, भू संचलन है। मतलब जो पृथ्वी की सतह अस्थिर है, मतलब चेंज होती जा रही है, तो इसका मेन कारण है भू संचलन, मतलब जो भूमि है ना चल रही है। जिसके लिए दो कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। एक, देखिए भूमि जो चल रही है, हम कहते हैं ना जमीन चल रही है, ठीक है, जो आपको पता नहीं चल रहा लेकिन चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए कारण क्या है, एक होता है अंतर्जात बल, जो पृथ्वी की सतह पर या परपटी पर, या हम कह सकते हैं क्रस्ट पर अंदर से लग रहा है, ऐसा एक बल। एक होता है अ, बहिर्जात बल, यानी कि जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं वो वाले, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है अंतर्जात बल की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को हम क्या बोल रहे हैं, अंतर्जात बल कह रहे हैं। और इस बल के कारण होने वाला जो संचलन है, यानी कि जो पृथ्वी चल रही है, उसको हम बोल रहे हैं अंतर्जात संचलन, ठीक है। तो इस बल से क्या है, पृथ्वी में क्षैतिज और क्या है लंबवत संचलन उत्पन्न होता है। मतलब जो पृथ्वी चल रही है, मतलब पृथ्वी की जो सतह चल रही है, क्षैतिज चलेगी या तो फिर लंबवत चलेगी। अब इसने कहा इसके भूतल पर क्या है, विषमताओं का सर्जन होता है। मतलब भूतल पे आपको कुछ ना कुछ विषमताएं दिखती है, और साथ ही क्या है, इन बल के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों की क्या होती है, उत्पत्ति। जब उत्पत्ति होती है तो गाइस इस उत्पत्ति को हम बोल इस उत्पत्ति की वजह से क्या होता की वजह से इस बल को हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक, यानी कि कुछ रचना हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, कुछ बन रहा है, राइट। तो ये हो गया रचनात्मक बल। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इनकी जो बाह्य परत है उसमें हलचल पैदा होती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की, जैसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की हलचल। जब भी कुछ होता है तो पृथ्वी में हलचल होती है, हम पृथ्वी की हलचलें बोलते हैं, ठीक है। तो बल की तीव्रता के आधार पर ये दो भागों में हमने इसको बांट दिया। एक हो गया आपका आकस्मिक संचलन होता है, एक होता है पटल विरूपण संचलन। दो टाइप के संचलन की यहाँ पे बात कर दी इसने, ठीक है। आकस्मिक पटल विरूपण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भू संचलन का पूरा चार्ट बना हुआ है, देखिए क्या है। देखिए एक होता है अंतर्जात संचलन, यानी कि जो अंतर्जात बल से होता है वो। एक होता है बहिर्जात बल से जो संचलन होता है वो। तो अंतर्जात की अगर हम बात करें तो इसमें है दीर्घकालिक पटल विरूपण दो। ये हो गया दीर्घकालिक पटल विरूपण एक, और एक होता है आकस्मिक। आकस्मिक अचानक आपको दिखता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारी चीज दिख जाती है। अब दीर्घकालिक जिसमें बहुत समय लगता है, तो गाइस इसमें कुछ समस्थैतिक होते हैं संचलन, एक सुस्थैतिक संचलन होते हैं, एक होता है विवर्तनिकी संचलन। अच्छा, जो विवर्तनिकी संचलन है इसको दो भागों में बांटा है। इसने कहा महादेश जनन संचलन, एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन, ठीक है। अब महादेश जनन संचलन में देखिए क्या है, उत्थान और निर्गमन होता है, यानी या तो पृथ्वी की कोई सतह है वो उठ रही है, या फिर क्या है, नीचे की ओर धंस रही है, ठीक है। अवतलन और निम्न जनन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उठना, नीचे आना, या देखिए इसमें महादेश जनन संचलन में हमने क्या देख लिए, दो। एक हो गया आपका उत्थान निर्गमन, और एक हो गया आपका अवतलन या निम्न जनन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है आपका पर्वत निर्माणकारी संचलन। यहाँ पे दो टाइप के बल लगेंगे, एक हो गया आपका संपीड़न बल लगता है, एक तनाव तनाव मूलक बल लगता है, राइट। अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो संपीड़न बल है,
उसकी वजह से क्या होता है, बलन की प्रक्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बलन होते हैं, जो भी है यहाँ पे कुछ पर्वतों का निर्माण हो रहा है, ठीक है? तनाव मूलक बल अगर लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, चटकन होती है, दरार आती है, भ्रंशन, ये क्रियाएँ होती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या बनता है, भ्रंश घाटी बनती है, ब्लॉक पर्वत बनता है, रैम घाटी बनती है, हॉर्स्ट पर्वत, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये हम पढ़ेंगे, ये पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद होता है बहिर्जात बल और उसकी वजह से जो संचलन है उसकी बात करें तो यहाँ पे होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन की मतलब 3 प्रक्रिया होती है इसके अंदर, ठीक है? एक होती है अपक्षय, एक होती है अपरदन, एक होता है बृहच्छरण, राइट? तो अपक्षय में क्या किस तरीके के अपक्षय हो सकते हैं? भौतिक हो सकता है, रासायनिक, जैविक, तीनों तरीके के हो सकते हैं। अपरदन की बात करें तो किस-किस वजह से अपरदन हो सकता है? एक नदीय अपरदन हो सकता है, पवन अपरदन हो सकता है, हिमनद हो सकता है और सागरीय तरंगों की वजह से अपरदन हो सकता है, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे भी हम आगे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। देखिए, अब यहाँ पे है आकस्मिक संचलन की बात करें, तो गाइस यहाँ पे आकस्मिक संचलन की बात करें हम, तो ये हो गया आपका आकस्मिक। अंतर्जात बल में आकस्मिक संचलन में जिसमें हमने कहा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की बात हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आकस्मिक संचलन लिख रहा है, इसमें कहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को क्या बोलते हैं? आकस्मिक, जो अचानक से आपको दिख जाए। जैसे ये आपका भूकंप हो गया, मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत तेज़ी से कुछ होता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है या ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें। ये हो गया, इसकी वजह से जो संचलन होगा उसे हम बोलेंगे आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन क्या होता है कि भूपर्पटी में तत्काल परिवर्तन ला सकता है। भूपर्पटी क्या होती है गाइस? ये हो गई आपकी पृथ्वी। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएँ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था तब, ठीक है? तो जो ऊपर वाला लेयर होता है वो हम बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में इसी को बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं? परपटी या परपटी, ठीक है? परपटी कह दीजिए, भूपर्पटी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है? तो आकस्मिक संचलन की वजह से क्या होता है, भूपर्पटी में परिवर्तन होता है, ठीक है जी? इसका मनुष्य को प्रत्यक्ष और तत्काल आभास होता है, मतलब अचानक से अगर भूकंप होगा, भूकंप आएगा तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। इसका प्रभाव भी क्या होता है, अल्पकाल में ही नजर आने लगता है। थोड़ी देर में आपको भूकंप का जो भी प्रभाव है वो दिखने लगेगा। इसके प्रभाव से क्या है, जन धन की हानि होने की संभावना भी अधिक होती है, ठीक है? अब इसमें है पटल विरूपण संचलन, ठीक है? आइए देखें कहाँ पढ़ा था हमने पटल विरूपण। तो देखिए अभी हमने आकस्मिक में देख लिया, ठीक है? पटल विरूपण कह लीजिए या फिर आप दीर्घकालिक, जो बहुत समय में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जो आपको बहुत समय बाद दिखाई देते हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें विवर्तनिकीय संचलन, महादेशजनक संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे है पटल विरूपण संचलन, राइट? तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कम तीव्रता वाले बल के कारण, मतलब बल तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चला बस। तो कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं और ये संचलन इतना धीरे-धीरे होता है या धीमे-धीमे होता है कि मनुष्य को इसका आभास ही नहीं होता है। ये संचलन धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लाता है, बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका जो है ना प्रभाव दीर्घ काल में नजर आता है। बहुत समय बाद, हजारों साल में या कुछ 100 साल में आपको दिखाई देगा। इस संचलन से क्या है, मानव को किसी प्रकार की जो है ना क्षति होने की संभावना नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है? भूपर्पटी में क्या है, उभार आ जाता है, यानी कि या धसाव हो जाता है, जलमग्न, ऐसी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, तो आपको बहुत समय में दिखाई देंगे। पटल विरूपण संचलन 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया इसने कहा समस्थैतिक, एक होता है सुस्थैतिक, एक हो गया आपका विवर्तनिकी। ये तीनों हमने अभी ऊपर देखे थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा समस्थैतिक संचलन और चलो एक-एक पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है समस्थैतिक संचलन, यानी कि आइसोस्टैटिक मूवमेंट कह लीजिए। ऐसा संचलन जिसके कारण स्थल स्वरूप क्या होते हैं, स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं समस्थैतिक संचलन, ठीक है? जैसे एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे क्षैतिज होना और पिघलकर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पुनः सतह पर पर्वत या पठार के रूप में उत्पन्न होना, एक प्रकार का क्या है, संतुलन है। मतलब इसने कहा, हमने प्लेट्स पढ़ी थी, हमने कहा एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है? तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, गर्मी की वजह से पिघलेगी तो यहाँ मैग्मा बनेगा और वो मैग्मा धीरे-धीरे ऊपर आएगा। ऊपर आने की वजह से ये ऊपर फैलेगा, ठंडा होगा और वापस से इस प्लेट का निर्माण कर देगा। मतलब जो भी क्षति हुई है उसका निर्माण कर देगा। मतलब घूम फिर के यहाँ पे बैलेंस बना लिया गया है, जितना गला है उतना दोबारा से बन गया, ठीक है? ऊपर आके ये हो गया। अब इसने लिखा है सुस्थैतिक। सुस्थैतिक संचलन में क्या है, महासागर तल में होने वाला समस्थैतिक संतुलन को हम बोलते हैं सुस्थैतिक संचलन। ये हमने देखी है कि पृथ्वी के ऊपर बना, मतलब महाद्वीप पे बन गया, ठीक है? महाद्वीप। और यही चीज अगर क्या है, महासागर में बनती है, महासागर में बनते हैं तो
अगर यही चीज महाद्वीप पे हुई है तो हम समस्थैतिक बोल दे रहे हैं, यही चीज अगर महासागर में सुस्थैतिक हो गया। ठीक है। अब इसने कहा भ्रंशन की क्रिया और महासागरीय कटक एवं महासागरीय तल के विस्तार के द्वारा होने वाला संतुलन इसी संचलन के अंतर्गत आता है। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या रहा है। एक हो गया भ्रंशन की क्रिया, मतलब जैसे भ्रंश भ्रंश बन जाते हैं, चट्टानों के बीच में भ्रंश बनते हैं वो, या महासागरीय कटक बन जाती है, महासागरीय तल का निर्माण होता है वो इसी में होता है। जैसे यहाँ पे क्या बनाया इसने, यहाँ पे गाइस इसने पर्वत बना दिया, पठार बना दिया, लेकिन जब हम समुद्र के नीचे की बात करेंगे तो वहां पे कोई भ्रंशन की क्रिया हो गई, कटक बन गया, या फिर महासागरीय तल का तल बन गया। ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे ये महाद्वीप पे हो रहा है, ये महासागर के अंदर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विवर्तनिक संचलन। तो गाइस विवर्तनिक संचलन में इसने लिखा है विवर्तनिक संचलन के प्रभाव से पृथ्वी की स्थलीय और क्या है जलीय सतह, पृथ्वी की स्थलीय जलीय सतह पर क्या है स्थल स्वरूपों में परिवर्तन या नए स्थल स्वरूप बनते हैं। ठीक है, यानी कि स्थल पे भी बन सकते हैं और जल में भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, नए स्थल स्वरूप बन सकते हैं, या फिर मतलब नए जो पुराने स्थल स्वरूप है उनमें परिवर्तन हो सकता है, या कुछ नए स्थल स्वरूप बन सकते हैं। विवर्तनिक संचलन को बल की दिशा में दिशा के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, दो तरीके से। एक हो गया महादेशजनक संचलन, एक हो गया पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो गाइस यहाँ पे हमने दो भागों में बांटा था इसे, एक हो गया महादेशजनक संचलन, एक हो गया पर्वत निर्माणकारी। ये और ये हम पढ़ चुके हैं, एक हमने कहा महाद्वीप पे होता है, एक हमने कहा महासागर के अंदर होता है। ठीक है। फिर जो विवर्तनिक संचलन में महादेशजनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन की यहाँ पे हमने बात करी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिएगा इस यहाँ पे है महादेशजनक संचलन क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखा है विवर्तनिक संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाला संचलन को महादेशजनक संचलन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर संचलन हो रहा है तो महादेशजनक संचलन कहलाएगा। अब ये महाद्वीपों के निर्माण में क्या होता है, महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और साथ ही क्या है ये सामान्यतः धीमी गति से विस्तृत क्षेत्र में घटित होता है। अच्छा, तो इसने कहा कैसा होता है, कैसा संचलन होता है, ऊर्ध्वाधर ना कि क्षैतिज। राइट, तो इसमें क्या हो गया, इसमें या तो दो चीजें, उत्थान निर्गमन होता है और अवतलन या निम्न जनन होता है, ये चीजें होती हैं, इसमें होती हैं। ठीक है, अब इसने कहा उत्थान, जैसे फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ये देखिए जो इस वाले में हमने देखा था, हमने कहा था उत्थान या निर्गमन होगा, या फिर अवतलन होगा, या निम्न जनन होगा, ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए अब इसमें है उत्थान निर्गमन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें लिखा है महादेशीय संचलन के कारण जब ऊपरी मुखी बल के प्रभाव से उत्थान की, ऊपरी मुखी जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। मतलब आसपास की सतह के अपेक्षा कोई भाग जो है ना ऊपर उठता हुआ दिख जाएगा आपको जब महाद्वीप पठार की उत्पत्ति होती है। जबकि ठीक है, तब क्या बन जाता है, महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब आसपास की भूमि से कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो ये बनाता है महाद्वीपीय पठार। राइट, अब इसने कहा जब निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट का जल की सतह के बाहर आने पर तटीय मैदान का निर्माण होता है। यानी इसने कहा कि ये वाले में निर्गमन में क्या होता है, महाद्वीपीय जो मग्न तट है, जो यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट है ना गाइस, जब ये थोड़ा सा जल की सतह से बाहर आ जाता है, थोड़ा सा जल की सतह से बाहर आता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये तटीय मैदान बनाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी उत्थान हुआ और यहाँ पे भी ये भाग जो है ना जल की सतह से ऊपर उठ गया, तो ये भी ऊपर की तरफ आया, ये भी ऊपर, दोनों जो है ना यहाँ पे ऊपर की तरफ आए हैं, बस ये समझिए। अब देखिए दूसरा इसने कहा अवतलन या निम्न जनन। राइट, तो इसमें क्या हुआ देखिए, अवतलन और निम्न जनन, यहाँ पे आसपास की भूमि से थोड़ा सा पार्ट नीचे चला गया। ठीक है, ये हो गया नीचे गया, तो इससे क्या बना, महाद्वीपीय बेसिन। ठीक है, क्या बना, महाद्वीपीय बेसिन, या फिर जो यहाँ पे तट होगा ऊपर वो थोड़ा सा नीचे चला गया, पानी के अंदर नीचे की तरह चला गया, तो यहाँ पे बन गया महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है गाइस, इस वाली क्रिया में दोनों चीजें ऊपर आई, इसमें दोनों चीजें क्या हुई है, नीचे गई है। ठीक है, महादेशीय संचलन के कारण, ठीक है, अधोमुखी बल जो नीचे की तरफ लगा है के प्रभाव से अवतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे चला जाता है, तो इससे बनता है महाद्वीपीय बेसिन। वहीं निम्न जनन की प्रक्रिया द्वारा तटीय मैदान का जल की सतह से नीचे डूब जाने को हम बोलते हैं, इससे क्या बनता है, महाद्वीपीय मग्न तट बनता है।
तो अवतलन तटीय भाग और महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकता है, मतलब इसने कहा तट पर भी हो सकता है, महाद्वीप के बीच में भी हो सकता है। ये महाद्वीप के बीच पे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तट पर हो रहा है। ठीक है। जबकि निम्नजनन क्या है, तटीय और सागरीय भाग में ही होता है। निम्नजनन सिर्फ यहीं पे होता है, सागरीय भाग में, तटीय भाग पे ही होता है। ठीक है, इस दोनों आप समझ गए, एक जैसा था। अब है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो इसमें हमने क्या देखा था गाइस, यहाँ पे पर्वत निर्माणकारी संचलन, संपीड़न बल, तनाव मूलक बल लग रहा है। तो संपीड़न बल की वजह से होता है वलन, और तनाव मूलन बल की वजह से क्या होती है, दरार आती है। ऐसा समझ लीजिए, चटकता है, दरार आती है, भ्रंश बनता है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपका पर्वत निर्माणकारी संचलन, राइट। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा। देखिए पहला वाला जो हमने देखा था ये ऊर्ध्वाधर दिशा थी। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऐसा समझिए हॉरिजॉन्टल, लेकिन क्षैतिज दिशा में आप क्या वर्टिकल देखेंगे। तो इसने कहा क्षैतिज दिशा में क्या है, उत्पन्न बल के कारण होने वाले, सॉरी 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 गाइस, ऊर्ध्वाधर में ऐसे होता है, ठीक है, सीधा सीधा, मतलब वर्टिकल। और ये क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। ठीक है, बल कैसा लग रहा है, क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है, क्षैतिज दिशा में ऐसे करके बल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और इसमें बल कैसे लग रहा था, या तो ऊपर की तरफ बल लग रहा था या नीचे की तरफ बल लग रहा था। इसमें या तो ऐसे बल लगेगा, ऐसे बल लगेगा, कैसे बल लगेगा अभी देखते हैं। ठीक है, अब इन्हें लिखा है विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप से क्षैतिज बल या परवतन भी कहते हैं। इसे लिखा है गिलबर्ट ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को परवतन नाम दिया। तो ये परवतन नाम किसने दिया, गिलबर्ट ने। क्षैतिज दिशा में जो दो बल लगते हैं, एक हो गया आपका संपीड़न बल, एक होता है तनाव मूलन। संपीड़न बल का मतलब ये है कि कोई चट्टान है, इस पे एक बल यहाँ से लग रहा है, एक बल यहाँ से लग रहा है। तनाव मूलक में एक बल यहाँ से दूसरी तरफ ले जा रहा है, इसको एक दूसरी तरफ ले जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए संपीड़न बल, जब स्थल खंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती है, मतलब एक स्थल खंड है, एक ये भुजा, एक ये भुजा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ संचलन कर रही है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो दोनों भुजाओं के समीप पर क्या है, संपीड़न बल कार्य करता है। ठीक है, संपीड़न बल। तो इस बल के कारण क्या होता है, सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे ये चीज ऐसे मुड़ने लगेगी। ठीक है, टूटने की बजाय क्या होगी, मुड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ऐसी क्या है, ठीक है, अब देखें इस पेज पे क्या है, जो भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या भिन्न प्रकार की होती है, तो इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है, जो भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, भिन्न प्रकार की होती है। वलन सदा क्या है, शिखरों या द्रोणियों के क्रम में होता है। वलन में ऊपर उठे भाग को हम बोलते हैं अपनति, और जो नीचे धस जाता है उसको बोलते हैं अभिनति। मतलब यहाँ पे एक चट्टान थी जिसपे यहाँ से बल लग रहा था, इसकी वजह से वलन की क्रिया हो गई। ठीक है, वलन की क्रिया हो गई। इसने कहा जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला ऐसे उठा है। ठीक है, तो इसने कहा ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको इसने बोल दिया अपनति, और जो ये धसा हुआ भाग है, उसको इसने बोला अभिनति। ठीक है, संपीड़न की क्रिया हुई, अपनति अभिनति ऐसे करके वो बन गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ना पहाड़ों जैसा बना है। ठीक है, पहाड़, पर्वत निर्माणकारी इसलिए बोला ऐसे। तो ये हो गए। अब इसने कहा इस बल के कारण वलन की प्रक्रिया द्वारा अपनति अभिनति के रूप में क्या बन गया, यहाँ पे मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। बल कैसा लग रहा है, संपीड़न एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब वलन की बात करते हैं यहाँ पे दूसरा। अब इसे लिखा है धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ को हम वलन बोलते हैं। यही क्या, लहरों के रूप में, तो ये वलन हो गया। अब देखो हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकीज, एंडीज, एप्लेशियन पर्वत, ये ठीक है, ये पर्वतों की उत्पत्ति वलन का ही परिणाम है। जो भी ये सारे पर्वत है, ये कैसे बने, इसका परिणाम किसका परिणाम है, ये वलन का ही परिणाम है। वलन के प्रकार देखिए अब यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है सम्मित वलन, यानी इसने कहा है ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और, तो गाइस यहाँ देखिए फिर से देखते हैं एक बार। इसमें लिखा है ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और जो ढाल है एक समान हो, वो होता है सममित वलन। मतलब इसने कहा ये चीज, ये चीज, ये चीज एक समान हो, सममित वलन। ठीक है, अब इसने लिखा है कि यह खुले प्रकार का वलन होता है। जैसे स्विट्जरलैंड का कौन सा पर्वत है, आपको इसका उदाहरण मिलेगा, जूरा पर्वत, राइट। असममित वलन में क्या हुआ गाइस,
चलो चलो, हाँ, अब ये ऐसे ही देख लीजिए एक बार आप समझ जाएंगे। तो टेढ़ा मेढ़ा सा सममित, सिमेट्रिकल जैसा नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, गलत, थोड़ा सा एक जैसा नहीं दिखेगा, अलग अलग सा दिखेगा, ठीक है, कहीं झुकाव ज्यादा कहीं कम ऐसे करके, असममित वाला। चलिए यहाँ देखिए, इसने लिखा जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और जो ढाल दोनों क्या होते हैं, असमान होते हैं, असममित। इसकी एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है, वहीं दूसरी भुजा की अगर हम बात करें तो उसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, वह छोटी होती है, अधिक होता है एवं छोटी होती है। तो इसका एक उदाहरण आप देखें तो ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत है, ठीक है, क्या है, ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत है। तो वैसे 1 मिनट जरा मुझे टाइम, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब लिखा है एक दिग्नत या एक नत बलन, राइट। जब किसी बलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव और ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है, ठीक है। मतलब इसने कहा जब एक भुजा इसकी, ये भुजा एक ये भुजा, तो इसने कहा एक तो सही है, ढाल वाल ठीक है इस भुजा का, मतलब ये है, इसने ऐसे होता है ना, ऐसे बन रहा है बार बार। तो इसने कहा एक ये भुजा है ये वाली साइड, एक ये वाली साइड दूसरी भुजा है, ठीक है। तो इसने कहा एक भुजा तो इसमें गाइस यहाँ पे क्या था, एक मिनट में थोड़ा सा मिटा लेंगे। तो इसमें का एक भुजा तो ठीक ठाक है जिसकी ढाल ठीक है, लेकिन दूसरी क्या है, आपको 90 डिग्री पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, समकोण पे बना मिलेगी। उसका ढाल कैसा दिखेगा, आपको खड़ा दिखेगा, कैसा दिखेगा, यहाँ पे खड़ा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया एक दिग्नत वाला, ठीक है। ये इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग रेंज है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहां पे साइड में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है समनत वलन। तो समनत वलन देखिएगा अब इसमें क्या लिखा है, जब वलन की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, झुकी हुई और लगभग समानांतर रूप से मुड़ी हो, तो इसे समनत वलन। देखिए समानांतर मतलब एक इधर, फिर ये बिल्कुल समानांतर चल रही हो, ठीक है। तो तो इसने कहा ये हो गया समनत वलन। तो समनत वलन में भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं, ठीक, समानांतर हम इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लग भी रहा है इसमें देख के, ठीक है, लेकिन जो है क्षैतिज दिशा में होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा पाकिस्तान का काला चित्ता पर्वत श्रेणी, ये इसका उदाहरण, ठीक है। अब इसमें लिखा है परिवलित या परिवलन, ठीक है। अब इसमें लिखा है अधिक संपीड़न बल के कारण, मतलब संपीड़न बल क्या है, जो दोनों तरफ से लग रहा है ऐसे करके, बहुत ज्यादा है अगर ये बल, ठीक है, अधिक संपीड़न बल के कारण एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में और समानांतर रूप से स्थापित हो जाती है, तो इसे परिवलित वलन कहते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण हो गया इंग्लैंड का मिल्लुक हेवन, इंग्लैंड में है मिल्लुक हेवन, ठीक है। तो इसने कहा कि जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में या समानांतर रूप से स्थापित हो जाए, ठीक है। तो देखो क्षैतिज दिशा में समानांतर रूप से, देखिए एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में या समानांतर, समानांतर ये तो हुआ एक दूसरे के ऊपर, ऐसे आ जाए तो हम इसे क्या बोल रहे थे गाइस, तो हम इसे परिवलित वलन बोला, मतलब एक, तो गाइस एक भुजा ये थी, एक भुजा ये थी, ठीक है, ये वाली है, तो ये इसके ऊपर क्षैतिज दिशा में कह सकते हैं आ गई, या फिर समानांतर सी आ गई। परिवलन में देखिए अब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। परिवलन में जब परिवलित वलन यानी ऊपर वाला में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। इसने कहा नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाए, ठीक है। तो तब इस भुजा को परिवलित वलन कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्या होता है, उलट जाती है, उसके ऊपर आ जाती है। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्या है, क्षैतिज अवस्था में नहीं होती, क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। अच्छा, एक हो गया आपका बंद वलन। इसमें लिखा है जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम हो, तो इसे हम बोलते हैं बंद वलन, ठीक है। मतलब इसने कहा एक भुजा और दूसरे भुजा के बीच का कोण, इसने अच्छा ये एक भुजा ले ली, एक ये, तो यहाँ इसकी इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है, बंद वलन। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है, जब संपीड़न बल बहुत ज्यादा लगता है तब होता है इसका निर्माण। अब यहाँ पे आ गया खुला वलन। अब इसमें क्या है, जब वलन की दो भुजाएं
तो इसलिए कहा जब दलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री से अधिक हो जाए, 180 डिग्री से कम हो जाए, तो ये हो गया खुला वलन। यानी इसने कहा इसके और इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक हो जाए और 180 से कम, तो खुला वलन। खुले वलन का निर्माण समानतः संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। अब हो गया आपका ग्रीवा खंड या नापे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, जब किसी परिवलित वलन में अधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाए, मतलब एक भुजा तो है लेकिन दूसरी भुजा टूट गई और कहीं दूर विस्थापित हो गई, कहीं और चली गई, तब उस जो विस्थापित भुजा उसको हम बोलते हैं ग्रीवा खंड, राइट। आल्प्स पर्वत में इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर घाटी एक क्या है, ग्रीवा खंड पर क्या है, अवस्थित है, ठीक है। साथ ही जिस तल से भुजा का विस्थापन हुआ है उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश तल बोलते हैं। मतलब जो भुजा है, एक भुजा ऐसी है जिससे वो टूट के दूसरी तरफ गई है, जो बचा हुआ भाग है पहले, उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश तल बोलते हैं, राइट। अब इसमें लिखा है संपनति। इसमें क्या है, जब किसी अपनति में एक साथ कई क्या है, अपनतियां, अपनति और अभिनति, अभी हमने देखा था गाइस, अपनति क्या होती है, अभिनति क्या होती है, फिर से देख लो। तो जो ये जो है ना, ऐसे ऐसे ऊपर वाला जो होता है अपनति और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं अभिनति, राइट। तो इसने कहा जब किसी एक अपनति में, राइट, ऐसे और ऐसे होना है, ठीक है। तो इसने कहा जब किसी एक अपनति में कई कई क्या है, अपनतियां और अभिनतियां बन जाए, मतलब सपोज ये है तो इसी में बहुत सारी आपको अपनति अभिनति अपनति अभिनति ऐसे करके देखने को मिल जाए, तो ऐसी अपनति को हम बोलते हैं संपनति। क्या बोलते हैं, संपनति, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के वलन को हम बोलते हैं पंखा वलन। क्या बोला, पंखा वलन, ठीक है। क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों में आपको संपीड़न की भिन्नता के कारण जो है ये देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए ऊपर वाला आता है संपनति, पनति, राइट, और यहाँ पे संभिनति। इसमें भी वही चीज है, जब किसी अभिनति यानी कि अभिनति में बहुत सारी अपनतियां और अभिनतियां मिल जाए देखने को, मतलब बहुत सारी अपनति अभिनति अपनति अभिनति अपनति अभिनति देखने को मिल जाए, तो हम इसे बोलते हैं संभिनति, ठीक है। इसकी आकृति भी कैसी होती है, पंखाकार वलन के समान होती है। फिर हम बात करेंगे समवलन। समवलन में क्या है गाइस, देखिए वलन, बृहद समवलन का लघु रूप होता है जिसमें गुंबद के आकार में उठे हुए भाग को उत संवलन और धसे हुए भाग को हम बोलते हैं अवसंवलन कहते हैं। उठा हुआ गुंबद के रूप में है गाइस, गुंबद, ठीक है। बस ये बात कही है, इसमें इतना ही चेंज है। तो इसमें उसे बोलेंगे उत संवलन, और जो नीचे वाला भाग हो गया वो हो गया अवसंवलन, राइट। संवलन भी क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न और तनाव की वजह से ही होता है, ठीक है। यह चट्टानों के वलन से उत्पन्न न होकर उसके उत्थान और उसके अवतलन से भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब एक तो वलन से हो सकता है या उत्थान अवतलन से भी हो सकता है। देखिए अब दूसरा हो गया हमारा तनाव मूलक बल, यानी कि एक हमने संपीड़न बल की बात करी, हमने कहा दोनों जो भुजाएं है ना एक दूसरे की तरफ बल लग रहा है, भुजाओं की मतलब दो भुजाओं पर जो है ना एक दूसरे की तरफ बल लग रहा है। अब हमने एक चट्टान ली, उसकी एक भुजा इस साइड जा रही है, एक भुजा इस साइड जा रही है, ऐसा, तो बीच में कुछ दरार वरार जैसा आ सकता है, भ्रंश जैसा आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है। तो ये जो बल लग रहा है ना उसे हम बोलते हैं तनाव मूलक बल, जो दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, ठीक है। ये अब चलिए पढ़ते हैं तनाव मूलक बल के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है कि यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, ठीक है, समानांतर कार्यरत होते हैं। इस बल के कारण क्या है, पृथ्वी की सतह पर चटकना हो सकता है, दरार, भ्रंशन, ये सारी चीजें हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉक पर्वत बन सकता है, हौस पर्वत बन सकता है, भ्रंश या रैंप घाटी ऐसे बन जाती है, ठीक है। जिस रेखा के साथ टूटे शैल क्या होते हैं, संस्तर खिसकते हैं, उसे हम बोलते हैं भ्रंश रेखा, ठीक है। पढ़े, अब देखिए भ्रंश की बात करते हैं। तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलो चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संचालन से भ्रंश होता है। तो भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों यानी कि संपीड़न और तनाव से होती है, किंतु
इसमें जो है तनावमूलक बल का योगदान प्रमुख होता है। मतलब इसने कहा भ्रंश जो है दोनों तरीके से बन सकता है, संपीड़न बल से भी हो सकता है या तनावमूलक दोनों से हो सकता है, लेकिन मेनली हम बात करते हैं, हम कहते हैं तनावमूलक से ही होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं आगे। तो इसमें भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार का हो गया। यहाँ पे लिखा है 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया सामान्य भ्रंश, एक हो गया व्युत्क्रम भ्रंश, एक हो गया पार्श्वीय हो गया, सोपानी भ्रंश हो गया। तो इसने कहा भ्रंश के प्रकार सामान्य भ्रंश की बात कर रहे हैं। चट्टानों में दरारें पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या है सरक जाते हैं, सामान्य भ्रंश। मतलब इसने कहा एक ये पूरा मिला हुआ था। ठीक है, अब बल लगा एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में दरार पड़ गई, एक एक जो है ना भुजा इस साइड चली गई, एक दूसरी साइड। तो यहाँ पे जो भ्रंश बना है वो सामान्य भ्रंश है। सामान्य भ्रंशन की प्रक्रिया के लिए तनावमूलक बल उत्तरदायी होता है और इस भ्रंश से क्या है भूपटल में क्या होता है विस्तार होता है। देखिए ये भूपटल क्या था, पहले इतना था, अब जब दो दूर दूर चले गए तो वो भूपटल थोड़ा सा बढ़ गया। इसलिए क्या हो गया, थोड़ा सा विस्तार हो गया, बस और कुछ नहीं। अब ये सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या है निर्मित खड़े डाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहते हैं। जो यहाँ पे जो ये निर्मित कगार बना है उसे हम बोलते हैं भ्रंश कगार। ठीक है, अब है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर क्या है खिसकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। देखिए इसमें भी जो बल लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर वाले में भी ऑपोजिट लग रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक जा रहा है इस साइड, एक जा रहा है इस साइड, लेकिन ऑपोजिट। ठीक है, तो ऊपर नीचे की तरफ साइड में जो है ना खिसक रहे हैं। व्युत्क्रम भ्रंश। तो भ्रंश की इस प्रक्रिया में क्या है सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है ना, घट जाता है। तो इस क्रम में क्या है चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर क्या होता है स्थापित हो जाता है। एक खंड है ना, एक खंड तो दूसरे खंड पे स्थापित हो जाता है। ठीक है, और भ्रंश की यह जो प्रक्रिया है उसे हम संपीड़न बल द्वारा जो है संपन्न होती हुए देखते हैं। ठीक है, संपीड़न बल। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, संपीड़न बल आपका हमने कहा दोनों एक साइड रखते हैं, ऐसे लगते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पार्श्वीय भ्रंश। तो इसमें लिखा है जब संचलन की दिशा क्षैतिज होती है। कैसी होती है गाइस, क्षैतिज होती है। ठीक है, तो उससे होने वाली क्षैतिज गति को हम बोलते हैं क्षैतिज गति से जो है पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। देखिए कैसा बल लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आप देखेंगे बल लग रहा है। ठीक है, जैसे एक बल इस साइड लग रहा है, एक बल इस साइड लग रहा है, तो इस तरह के भ्रंश से प्राय क्या है कगारों की रचना नहीं होती है, कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, कगार नहीं बन रहे। अब इसमें सोपानी भ्रंश की बात करते हैं। किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं, एक से अधिक समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में होती है, तो इसे सोपानी। सोपानी का मतलब जैसे सीढ़ियां होती है guys, ठीक है, एक ये फिर ये फिर ये फिर ये। देखिए बल लग रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है सोपानी क्रम में चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है, मतलब सीढ़ियों की तरह आप मान लो। ठीक है, तो ये सोपानी क्या लिखा है, सोपानीकार भ्रंश कह सकते हैं, सीढ़ीदार भ्रंश कह सकते हैं। इसने लिखा है राइन नदी यूरोप में। ठीक है, सोपानी भ्रंश का पर से ही क्या होती है प्रवाहित होती है, मतलब इस तरह से नदी ऐसे ऐसे से प्रवाहित होती होगी। तो भ्रंश प्रक्रिया से बनी भू आकृतियां क्या है, भ्रंश की वजह से क्या बनता है देखिए। भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं, जैसे भ्रंश घाटी बन गई आपकी, रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो गाइस इसमें ना दोनों चीज याद रखिएगा, भ्रंश घाटी भी याद रखिए, रिफ्ट वैली भी, कहीं कहीं रिफ्ट वैली ही लिखा होता है। देखिए तनाव मूलक बल यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धस जाता है, तो इस प्रकार से निर्मित घाटियों को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। मतलब मे भी कहीं बना हो, नहीं बना, तो यहाँ पे है भ्रंश घाटी। ठीक है, यहाँ पे एक चट्टान थी गाइस। ठीक है, यहाँ लग गया आपका इस तरह से बल, यहाँ पे दो दरारें भ्रंश बन गए, दो भ्रंश बन गए। अब इसमें क्या हो, जो ये बीच वाला पोर्शन है गाइस, ये वाला पोर्शन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये वाले पोर्शन के साथ ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा मैं दिखाती हूँ आपको बता के। तो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे, यानी बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो घाटी बन गई ना, जो आपको ये घाटी दिख रही है, ये होती है भ्रंश घाटी। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा है ये कई किलोमीटर तक विस्तृत हो सकती है और विस्थापन का स्वरूप क्या था, क्षैतिज, तिर्यक, लंबवत हो सकता है। जर्मन भाषा में इसे क्या बोलते हैं, ग्राबेन। तो गाइस ग्राबेन शब्द भी आप याद रखिएगा। भ्रंश घाटी के उदाहरण, तो इसमें भारत की नर्मदा और क्या है ताप्ती और ऊपरी जो दामोदर नदी है वो
क्या है ना, भ्रंश घाटी से होकर जाती है, मतलब इसके यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, बीच वाला जो भाग है यहाँ से नर्मदा, ताप्ती या दामोदर नदी ऐसे आती है। तो इसका एक तो ये हो गया उदाहरण। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि मृत सागर बेसिन, ये एक इसका उदाहरण है। दक्षिण कैलिफोर्निया की मृत घाटी यानी कि डेथ वैली, ये सब आपको ना मैप पे देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी, हाँ, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका स्पेंसर घाटी, फिर यूरोप में क्या है राइन नदी घाटी, फिर नील नदी घाटी, ये सब भ्रंश घाटी से होते हुए निकलती हैं। अब विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जो है अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी यानी कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इस भ्रंश में क्या है, न्यासा, रूडोल्फ, तुर्काना, फिर है तंगानिका, ये सारी झीलें आती है। ठीक है, अब इसमें है बेकाल झील और लाल सागर, भी भ्रंश घाटियां ही है। ठीक है, अब उसके बाद लाल सागर का निर्माण भ्रंश घाटी के अक्षय द्रोणी के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, लाल सागर कहाँ पे मिलेगा, मिस्र में। अब यहाँ पे मिस्र के पास इसमें लिखा है रैंप घाटी, दूसरा इसमें क्या है, भ्रंशन की क्रिया की वजह से एक कौन सी भू आकृति बनी है, रैंप घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तर स्थिर रहे और किनारे के दोनों भाग जो है ऊपर उठ जाएं, तो बीच में निर्मित घाटी को हम रैंप घाटी कहते हैं। और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी जो है रैंप घाटी से होते हुए बहती है। मतलब इसने कहा अभी भी कुछ वैसा ही है, लेकिन पहले वाले में इसने क्या बोला था, देखिए ये चट्टान थी। ठीक है, हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं। पहले वाले में जो था नीचे वाला पार्ट जो है ना नीचे धंस गया था, लेकिन दूसरे वाले में इसने क्या बोला ना, रैंप घाटी में इसने कहा ये वाला भाग ऊपर चला गया, ये वाला भाग ऊपर चला गया। ठीक है, तो बीच वाली जो घाटी है वो बन गई आपकी रैंप घाटी। क्या बन गई, रैंप घाटी। चलिए, अब भ्रंशोत या फिर हम बोलते हैं हौस पर्वत। अब ये क्या होता है, देखिए जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे के भाग का अवतलन हो जाए तो ऊपर उठे हुए स्थल खंड को हम बोलते हैं भ्रंशोत या फिर हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। मतलब इसने कहा जो नीचे के दोनों भाग ना, इधर के भाग नीचे चले जाए, इधर का भाग नीचे चले जाए, ऊपर का भाग ऊपर जो बचेगा नीचे, ये तो इतना नीचे चला गया, ये भी इतना नीचे चला। अब ये उठा हुआ जो भाग है ना वो पर्वत जैसा दिखेगा आपको, और इसको हम बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं इसको हौस्ट पर्वत, या हम बोलते हैं भ्रंशोत, उठा हुआ भाग जो है ना बीच का। ठीक है, वो होता है हौस्ट पर्वत। ठीक है, भारत का सतपुड़ा पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में आपका वॉशजेट हो गया, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया काम लेगा यूएसए में। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए। ब्लॉक पर्वत का ढाल क्या है, एकदम खड़ा, और क्या है शिखर समतल होता है। मतलब आपको ब्लॉक पर्वत कैसा दिखेगा, तो गाइस ऐसा कि मतलब आपको इसके जो ढाल है ये वाले बिल्कुल सीधे दिखेंगे, और ये शिखर कैसा दिखेगा, समतल। अच्छा, जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग यथा स्थिर रहे और बीच का भाग क्या है ऊपर उठ जाए तो इसे हम हौस्ट पर्वत बोलते हैं। यानी अब यहाँ 2 चीजें आ गई। इसने बोला, एक तो बोला ब्लॉक पर्वत बोला, एक इसने कहा हौस्ट पर्वत बोला। मतलब ऐसा हो सकता है गाइस, इसने कहा इसने कहा एक केस ऐसा हो सकता है कि एक केस ऐसा हो सकता है कि जो किनारे वाले भाग है नीचे चले जाए, ऊपर वाला भाग जैसा है वैसा ही रहे, तो ये हो गया ब्लॉक पर्वत। एक केस ऐसा हो सकता है कि बीच वाला पोर्शन ऊपर उठ जाए और किनारे वाले भाग जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे, तो ये होता है आपका हौस्ट पर्वत। ठीक है, मतलब एक में बीच वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, एक में साइड, दोनों साइड वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलो, नहीं सॉरी, एक में क्या हो रहा है guys? तो एक केस में ये ऊपर गया, ठीक है, और एक केस में क्या हुआ गाइस, एक केस में ये दोनों नीचे गए। ठीक है, बस इतनी सी बात। जिसमें बीच वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, जिसमें बीच वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है उसे हम बोलते हैं हॉस्ट पर्वत। जिसमें साइड वाले भाग नीचे जा रहे हैं उससे जो बनेगा बीच मतलब पर्वत, वो है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब इसमें लिखा है जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग, अच्छा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है, दोनों हो गए गाइस। ठीक है, और इसमें लिखा है बहिर्जात बल संचलन, बहिर्जात बल संचलन। अब बाहर से कोई बल लग रहा है। ठीक है, और इसमें लिखा है बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल द्वारा जो संचलन हो रहा है उसको बोलते हैं बहिर्जात
संचलन। बहिर्जात संचलन के कारण क्या है, अनाच्छादन नामक एक संयुक्त प्रक्रम का निर्माण होता है। बहिर्जात संचलन को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। अब इसे और क्या बोलते हैं, समतल स्थापक बल। तो इसमें क्या हो रहा है, अनाच्छादन की प्रक्रिया हो रही है। अनाच्छादन में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए इसमें लिखा है अंतर्जात भू संचलन के द्वारा जहां विभिन्न प्रकार की विषमता युक्त स्थलाकृतियों की उत्पत्ति हो रही थी। मतलब तो गैस हमने एक ये पढ़ा, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी स्थलाकृतियां बनी थी। कुछ ये बन रहा था, कुछ वलन पर्वत बन रहे थे इधर, चट्टान, दरार, भ्रंश, ये सारी चीजें हो गई। इसकी वजह से भ्रंश घाटी बनी, रैम घाटी बनी, आपकी क्या है, ब्लॉक पर्वत बना, हौस पर्वत बना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बनी। अब हम बहिर्जात बल संचलन की बात करेंगे। तो इसमें हमने कहा अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी। अनाच्छादन में बहुत सारी चीजें होती है, ये वाली बात करें, ठीक है। हम्म, तो गाइस, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं। तो इसमें लिखा है अंतर्जात, अंतर्जात जो नीचे से अंदर से लगा, भू संचलन के द्वारा जहां विभिन्न प्रकार की विषमता युक्त स्थलाकृतियों की उत्पत्ति हुई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वहीं बहिर्जात भू संचलन के तहत क्या होगा, अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, चट्टानी संरचनाओं में विघटन या वियोजन से स्थलीय सतह का कटाव कर समतल स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए बहिर्जात भू संचलन को समतल स्थापक संचलन या विनाशात्मक संचलन कहते हैं। मतलब इसने कहा अगर पहाड़ बना है पहले वाले पे अंतर्जात भू संचलन की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से इसने कहा कि पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहिर्जात भू संचलन, इसकी वजह से ये पहाड़ टूट फूट के एक समतल मैदान जैसा कुछ बनाएगा, यानी विनाश करेगा इसका। यानी ये कैसा हो गया, विनाशात्मक हो गया, ठीक है। या फिर ये क्या, समतल सतह जैसा कुछ बनाएगा, यानी कि समतल स्थापक संचलन होगा। अभी जो पहाड़ टूटा है ना, ये कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा टूटा है। अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा ये टूटेगा। अनाच्छादन में क्या है, अनाच्छादन बहिर्जात संचलन के संबंध में एक संयुक्त प्रक्रम है। इसमें क्या होता है, जब पहाड़ टूट रहा है तो अनाच्छादन की प्रक्रिया, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक हो गया इसमें, पहले अपक्षय होता है, फिर क्या होता है, अपरदन होता है, फिर क्या होता है, बृहस्परण, ऐसा करके कुछ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब पहाड़ टूट गया, अब समतल मैदान जैसा कुछ बनाएगा, ठीक है। अब इसने कहा अनाच्छादन के अंतर्गत वे संपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं जिसके द्वारा असमतल धरातल पर क्या है, समतलीकरण का कार्य होता है। असमतल धरातल पर समतलीकरण का कार्य होता है। मतलब पहाड़ वहाड़ टूट फूट के ये बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अनाच्छादन प्रक्रिया, इसमें अपक्षय होता है, अपरदन परिवहन होता है, या वृहद संचलन होता है, ठीक है। प्रक्रिया, ये तीन प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर। तो देखिए इसमें लिखा है प्रेरक बल क्या है, अपक्षय के लिए गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती है, या फिर आणविक दाब की, या फिर रासायनिक क्रियाओं की जरूरत होती है। अपर्दन के लिए गतिज ऊर्जा की जरूरत होती है। फिर वृहद संचलन के गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत होती है। अपक्षय, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपक्षय की। इसमें हम तीनों को देखेंगे, क्या है, अपक्षय, अपरदन और फिर है वृहद संचलन। तो अपक्षय में देखिए, तो ये हो गया अपक्षय, यानी इसे बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है, टूटना फूटना, ठीक है। इसे लिखा है तापमान, आर्द्रता जैसी मौसमी कारण, जो कारक है ना, उसके प्रभाव से चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है, वियोजन होता है, और इसी प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। चट्टान टूट फूट रही है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में चट्टानें क्या है, असंगठित होकर, मतलब चट्टान है वो धीरे धीरे टूटेगी, असंगठित होगी, यानी कि छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ों में टूट जाएगी। असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती है। जो चट्टान टूट के पत्थरों में छोटे 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 टुकड़ों में परिवर्तित होगी, उसे हम अवसाद बोलते हैं। तो ये अवसादों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा निर्माण होता है, मृदा का निर्माण हो रहा है। विघटन, अपघटन होते समय क्या होता है, चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता, ये सिर्फ टूट फूट के पत्थर वहीं पे रह जाते हैं। अपितु अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है, मतलब एक जगह पे रुका रहता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब टूट फूट हो रही है, और सब जो टूटे फूटे छोटे छोटे पत्थर हैं वो वही हैं। इसमें क्या है, शैलों का विघटन और क्या होता है, वियोजन मूल स्थान पर ही होता है, वहीं पे होता है। वहीं पे पर्वत टूटा, यहीं पे आप जो विघटन वियोजन है यहीं पे हो रहा है, यहीं रुका पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद गई क्या होगा आगे, बहुत इसमें लिखा है अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, इसने कहा जो अपक्षय है 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक, जैसे सूर्य ताप की वजह से ऐसा हो सकता है, पाला, दाब मुक्ति, इन सब की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरी जगह रासायनिक, रासायनिक में क्या है, जल योजन, घोल, ऑक्सीकरण एवं अपचयन,
फिर है कार्बोनीकरण आदि। इसके कारण भी है चट्टान क्या होती है, विघटित होती है। जैविक यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि के द्वारा भी विघटन होता है। ठीक है। अब दूसरा होता है अपरदन। ठीक है। अपरदन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानी संरचना के टूटने, फूटने व कटने से लेकर इसके परिवहन की क्रिया को भी शामिल किया जाता है। अर्थात ये क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी इसमें गति हो रही है कुछ, यानी चट्टानें टूट रही हैं और जो टूटा हुआ भाग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गत्यात्मक प्रक्रिया। इसमें अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल है, यानी टूट फूट तो हो ही रही। इस प्रक्रिया में क्या है, संलग्न कारक किसी क्षेत्र विशेष में ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। अपरदन निम्न कारणों की वजह से होता है। नदी की वजह से हो रहा है, नदी जैसे पानी बहता हुआ जा रहा है तो वो पर्वतों को या चट्टानों को तोड़ता हुआ जा रहा है और बहा के भी ले जा रहा है। पवन की वजह से भी हो रहा है, सागरीय तरंगे, ये हिमनद की वजह से भी आता है, ये है भूमिगत जल, ये सारे कारण हैं। वृहद संचलन में क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से असंगठित अवसादों के होने वाले अपरदन और स्थानांतरण को हम बोलते हैं वृहद संचलन। पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अगर ये पूरी प्रक्रिया हो रही है उसे वृहद संचलन कह रहे हैं। यानी टूट फूट हो रही है, वो बह के चला जा रहा है। तो यह प्रक्रिया मंद, तीव्र दोनों प्रकार की हो सकती है। इसे मंद संचलन, तीव्र संचलन, भूस्खलन में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब यही संचलन धीरे भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है, और भूस्खलन तो आप जानते हैं कि क्या है, पूरी की पूरी चट्टान टूटी और बह गई, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, बस इसे भी देख। लाल सागर एक उदाहरण है, तो अभी हमने देखा था लाल सागर किस चीज का उदाहरण हमने देखा था, तो हमने कहा ये है आपका अक्षीय द्रोणी का। अब लिखा है निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, फिर ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात या चट्टानों का बलन, ये सारी चीजें। तो इसने कहा उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो गाइस ऑलमोस्ट सारी चीज जो है भूकंप के साथ भूकंप आने पे होती है। अगर पर्वत एवं घाटियां किस संचलन से बनती है, पर्वत कैसे बनता है, घाटियां किस संचलन से बनती है, पर्वत घाटी। तो हमने कौन सा देखा था गाइस, तो हमने सबसे पहले देखा था, मतलब ये पर्वत और घाटियां बनती है आपकी क्षैतिज संचलन से। दो देखी थी, ऊर्ध्वाधर संचलन, क्षैतिज, तो क्षैतिज संचलन से। यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृद घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इस किसका है, आपका रिफ्ट घाटी का, अभी हमने पढ़ा। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में, तो नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। आप नॉर्मली देखेंगे जो हिमालय है ना, हिमालयन, वो नवीन पर्वत है, ठीक है, मोरदार भी है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं विश्व की सबसे, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण, ये आपको हिमालय में मिल जाएगा। तो हिमालय आपका मोरदार भी है और नवीन भी है। फिर बहुत आसान था आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है स्थलाकृति, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, मतलब ये चैप्टर हमारा हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगी ये दृष्टि वाली, तो आप मेरे जो टेलीग्राम पेज है उसमें जाएंगे, दृष्टि सर्च में लिखेंगे दृष्टि, तो जैसे आप दृष्टि लिखेंगे तो दृष्टि की पीडीएफ आपको दिख जाएंगे, ठीक है, लिंक दिख जाएंगे आपको, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 27 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।